नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं सचिन सर आप सबका अपने YouTube चैनल पे स्वागत करता हूं। तो सब एकदम मज़े में, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं, अच्छी बात है। पढ़ाई चल रही है? चल रही है। वैसे आप प्रॉपर वीडियो देख रहे हैं, इससे मालूम चलता है कि हाँ आप जो है आपकी स्टडी जो है प्रॉपर वे में चल रही है। ठीक है। एडवांस मैथ कैसा लग रहा है पढ़ के? अलजेब्रा जो हम लोग पढ़ रहे हैं एडवांस मैथ में, कैसा मतलब मज़ा आ रही है? कोई दिक्कत तो नहीं आ रही इसमें? नहीं आ रही। ठीक, जितना पढ़ाया है सब चीज़ें माइंड में सेट हैं, जो फार्मूलाज लिखाए थे सब लर्न कर रखा है, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक है, बहुत अच्छी बात। चलें फिर, कितने लेक्चर हो चुके अपने अलजेब्रा के? 4 लेक्चर हो चुके। आज हम लोग किस पे बात करने जा रहे हैं? 5वें लेक्चर पे काम करने जा रहे हैं। किस लेक्चर पे काम करने जा रहे हैं? 5वें लेक्चर पे काम करने जा रहे हैं। तो चलें फिर, रेडी हो गए? कॉपी पेन लेके आ जाइए, फिर आ जाइए, शुरू किया जाए फिर। चलिए भाई, फिर आ गए हैं आप सब लोग, चलिए आते, चलिए देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है, आइए। पहला क्वेश्चन कह रहा है इफ़ x इक्वल टू 2t एंड y इक्वल टू 2t माइनस 1 अपॉन 3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ t। कंडीशन दे रखा है x इक्वल टू y। क्लियर हो गई बात? क्वेश्चन है आपका x इक्वल टू 2t एंड y इक्वल टू 2t माइनस 1 अपॉन 3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ t, और कंडीशन आपको दे रखा है x इक्वल टू y। अब देखो, बहुत ही सिंपल से स्टार्टिंग कर रहा हूँ मैं। ठीक है, आंसर सभी का आ गया होगा अब तक जिनको मैंने पढ़ाया है। क्लियर है? आइए, अब यहाँ से मालूम चल रहा है कि x और y आपस में बराबर हैं, तो जो x का मान है क्या वो y के बराबर नहीं हो जाएगा? तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ 2t इक्वल टू 2t माइनस 1 अपॉन 3। यहाँ से 2t काट मत दीजिएगा, बहुत से स्टूडेंट काट देते हैं, ऐसा नहीं, बेस इक्वल होना चाहिए। ठीक, अब देखिए इसके बेस में क्या है 1 और इसके बेस में 3 है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो 6t इक्वल टू 2t माइनस 1। 2t इधर लाइए, क्योंकि एक वेरिएबल जो है, जित वेरिएबल एक साइड होना चाहिए। तब देखिए यहाँ प्लस का है, जब ये बराबर इक्वल के इधर साइड आएगा तो साइन चेंज हो जाता है, तो प्लस है तो माइनस और माइनस है तो प्लस, तो ये क्या हो जाएगा 6t माइनस 2t इक्वल टू माइनस 1, तो 4t इक्वल टू माइनस 1, तो t इक्वल टू माइनस 1/4। सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं थी, डायरेक्ट यहीं से दिख रहा था। 6 में 4, 6 में 2 गया 4, तो माइनस 1/4। क्लियर हो गई बात? क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें? चलें फिर आगे, चलिए देखते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं भाई। सफ़ा क्यों नहीं हो रहा है इतना? कोई नहीं, कर लिया जाएगा। आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि a प्लस बी इक्वल टू 5 इफ़ a प्लस बी इक्वल टू 5 एंड a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 13, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a माइनस बी इक्वल टू क्या होगा? ठीक है, फाइंड द वैल्यू a माइनस बी। कंडीशन दे रखा है कि a ग्रेटर देन b। कंडीशन क्या दे रखा है? a ग्रेटर देन b, यानी कह रहा है कि a प्लस बी इक्वल टू 5, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 13, तो a माइनस बी का मान ज्ञात करें यदि a बड़ा हो b से। क्लियर? मैंने इस टाइप के क्वेश्चन करा दिए थे, आंसर आ गया होगा तुरंत। मैंने देखा 5 किससे बनेगा? 3 2 5 होगा, 3 3 9, 2 2 4, 9 4 13, तो यानी भाई कितना हो जाएगा? 3 में 2 जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, फिर भी मैं पूरा
पहले प्रोसेस से दिखा देता हूँ। अब देखिए यहाँ पावर 2 है, यहाँ पावर 1 है, तो अगर मैं कहूँ a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 5 का होल स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायर कर दूँ तभी तो मुझे पावर 2 मिलेगी। तो यहाँ से हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल टू 25 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर अगर जब इस तरह से आप करेंगे तो अब आपको ए बी चाहिए होगा। क्या चाहिए होगा? ए बी चाहिए होगा। तो अब आपकी गाड़ी क्या हो गई? यहाँ पर फंसने लगी। ठीक, तो अब क्या करेंगे आप? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान रखेंगे 13 प्लस 2ab इक्वल टू 25। अब आप करेंगे कि 2ab इक्वल टू, देखिए कितना लंबा जा रहा है, और अगर आप यही जब ऑब्ज़र्व कर लेते हैं तो आपको बहुत आसान हो जाता है। तो ये कितना हो गया? 12। तो ए बी इक्वल टू 12/2, तो 2 छाक 12। अब ए बी 6 किससे बनेगा? 3, मतलब आप यहाँ से भी क्या कर सकते हैं? ऑब्जर्व कर सकते हैं, या फिर आपको अभी फिर क्या लगाना पड़ेगा? a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। क्लियर हो गई बात? माइनस का 4ab, फिर आपको यहाँ से a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 4ab। a प्लस बी की वैल्यू कितनी मालूम है? 5, तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25, और माइनस ए बी की वैल्यू कितनी मालूम? 6, तो 4 × 6 तो कितना हो जाएगा? 25 माइनस 24, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर कितना आ गया? 1, तो a माइनस बी इक्वल टू कितना आ गया? 1। देखिए इतना लंबा मेथड हो रहा है आपका कि काफ़ी स्टेप आपको लगाने पड़ रहे हैं, काफ़ी फार्मूले लगाने पड़ रहे हैं। लेकिन अगर जो मैंने आपसे कहा कि आप ऑब्जर्व कर लें, तो बताइए 5 किससे बनेगा? 3 2 से 5 बनेगा, या 4 1 से 5 बनेगा? 4 के स्क्वायर करूँगा तो 16 हो जाएगा, जो कि सही नहीं। तो मैंने कहा a अगर 3 है, b कितना है? 2। क्यों? a बड़ा होना चाहिए b से, तो देखिए a b से बड़ा है, कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 9 4 13, ये भी हो गया। तो 3 में 2 घटा दिया मैंने, एक आंसर डायरेक्ट नहीं बोल दिया। बात समझ में आ रही? मैंने डायरेक्ट इस बात को बोल दिया, तो मुझे इतना सब करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर बात समझ में आ रही? क्लियर है बात? चलें आगे भाई, बढ़ें अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो, उम्मीद करते हैं कि सबको क्लियर होगा, समझ में आ गया होगा, किसी को कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 5x प्लस 3 5x माइनस 3 अपॉन एक्स प्लस 5y माइनस 3 अपॉन y प्लस 5x। चलिए लिख देते हैं, रुक जाइए एक सेकेंड। ये बताइए तैयारी कैसी चल रही है? प्रॉपर नोट्स बना रहे हैं कि नहीं आप लोग? मैंने आप लोगों से कहा था एक अर्थमेटिक का रजिस्टर बनाइएगा और एक एडवांस मैथ का रजिस्टर बनाइएगा। दोनों एक उसमें मत बनाइएगा, जिससे कि आपको आसान रहे। ठीक है, चलिए आइए। चलिए, क्वेश्चन कह रहा है कि 5x माइनस 3 अपॉन एक्स प्लस 5y माइनस 3 अपॉन y प्लस 5z माइनस 3 अपॉन z इक्वल टू 0। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 अपॉन x प्लस 1 अपॉन y प्लस 1 अपॉन z इक्वल टू क्या होगा? ठीक है, ये आपको क्वेश्चन दिया है। ठीक है, कि इफ़ 5x माइनस 3 अपॉन एक्स प्लस 5y माइनस 3 अपॉन y प्लस 5z माइनस 3 अपॉन z इक्वल टू 0, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन y प्लस 1 अपॉन z। तो देखिए क्वेश्चन में कुछ नहीं है, क्वेश्चन जो है आपका यूं ही बहुत 1 सेकंड में आंसर आ जाएगा। आंसर कितने सेकंड में आ जाएगा? 1 सेकंड में। लेकिन पहले मैं आपको इसका बेसिक दिखा देता हूँ कि कैसे आपको बेसिक तरीके से सॉल्व करना है और फिर कैसे आपको डायरेक्ट करना है। ठीक,
अब देखिए अगर मैं यहाँ से बात करूँ, मैं इसको भाग अलग कर देता हूँ, तो 5x अपॉन एक्स माइनस 3 अपॉन एक्स प्लस 5y अपॉन वाई माइनस 3 अपॉन वाई प्लस 5z अपॉन जेड माइनस 3 अपॉन जेड। फिर आपको आसानी से समझ में आएगा चीज़। x से x कट जाएगा, ये तीनों जुड़ जाएंगे तो क्या हो जाएंगे 5 प्लस 5 माइनस का 3 अपॉन एक्स, माइनस मैंने बाहर ले लिया, 3 अपॉन वाई प्लस 3 अपॉन जेड इक्वल टू 0। अब ये तीनों जुड़ के कितना हो जाएंगे 15, और ये उधर जाएगा 3 कॉमन ले लीजिए, तो 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई प्लस 1 अपॉन जेड, 3 बचे 15। क्या मुझे 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई प्लस 1 अपॉन जेड ही तो निकालना था, जो कि कितना आ गया 5 आ गया। कितना आ गया 5, कितना आ गया 5 आ गया। अब देखिए जब इस टाइप के आपको क्वेश्चन मिले तो आपको इस तरह सॉल्व नहीं करना है। क्या करना है आपको, सॉल्व नहीं करना है। आप ये देखिए कि x, y और z का वेरिएबल क्या है, x, y, z का के साथ नंबर क्या लगा है, x, y, z के साथ कौन सा नंबर लगा है। तो जो भी नंबर लगा हो कोई ज़रूरत नहीं, यहाँ पे इक्वल है, कोई ज़रूरी नहीं कि आपका इक्वल हो, डिफरेंट भी हो सकता है। तो आपने कहा कि 5 5 5 3 बार है तो कितना हो जाएगा 15, और जिससे माइनस किया जा रहा हो, जिससे माइनस किया जा रहा है उससे डिवाइड कर दीजिए, तो 5 3 15 और डिवाइड बाई 3 डायरेक्ट आ जाएगा 5। डायरेक्ट कितना आ जाएगा 5। तो मैंने x, y और z के साथ जो नंबर लिखे हैं मैंने उनको आपस में जोड़ा, तो मैंने कहा 5 5 10 5 15, और जो इसमें माइनस किया गया था उससे भाग कर दिया, डायरेक्ट मेरा आंसर आ जाएगा। फिर मुझे क्या है कि सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप चाहे कोई भी क्वेश्चन इस टाइप का हो, आपका आंसर हमेशा 100% सही होगा। बात क्लियर हो गई। मैंने क्या कहा, एक्स वाई जेड के साथ जो भी लगा हो उन्हें जोड़िए, और जो माइनस में हो रहा हो उससे भाग कर दीजिए, तुरंत क्या आ जाएगा आंसर। तो मैंने कहा 5 5 5 3 बार है 15, 15 को 3 से भाग किया, कितना डायरेक्ट 5। क्लियर हो गई बात। तो मुझे इतना सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलते हैं आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इक्वल टू -1, एक्स वाई जेड इक्वल टू -1, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब का मान ज्ञात करें। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन देखते हैं। मैंने कहा एक दिया है आपको, इफ़ x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1 एंड एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इक्वल टू -1। ठीक, और आपको दिया है एक्स वाई जेड इक्वल टू -1, एक्स वाई जेड इक्वल टू -1। फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है आपको कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब का मान ज्ञात करें। कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब का मान ज्ञात करें। ठीक, आइए अब देखिए क्वेश्चन आपके सामने लिखा है एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इक्वल टू -1 एंड एक्स वाई जेड इक्वल टू -1, और आपसे कह रहा है कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब का मान ज्ञात करें, फाइंड आउट करें। अब देखिए क्वेश्चन देखने में तो बहुत बड़ा लग रहा है, क्वेश्चन देखने में क्या लग रहा है, बहुत बड़ा लग रहा है। ठीक है, पहले मैं इसका बेसिक बता देता हूँ, फिर उसके बाद डायरेक्ट बताऊँगा कि आपको एग्जाम में डायरेक्ट कैसे करना है। क्लियर है बात, आइए अब देखिए मुझे एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब का मैंने आपको एक फॉर्मूला पढ़ाया था कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब -3xyz इक्वल टू
एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक ब्रैकेट में, अदर में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। याद आ रहा है? जिन बच्चों को न मालूम हो वो पिछले वीडियो देखें, मैंने सारे लिखा रखे हैं। ठीक, अब देखिए ये तो हमें फाइंड आउट करना है, ये हमें मालूम ही है, ये भी मालूम है। क्या नहीं मालूम है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर मुझे नहीं मालूम है। तो अब मैं क्या करूँगा कि यहाँ पर से इसको जो x प्लस वाई प्लस जेड है इसको दोनों तरफ मैं स्क्वायर कर दूँगा। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 ब्रैकेट में एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इक्वल टू 1। क्लियर हो गई बात? अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की वैल्यू आपको निकालनी है और इसकी वैल्यू आपको मालूम है कितनी? -1। तो मैंने कहा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, अब इस पूरे की वैल्यू -1 है तो क्या हो जाएगा? -2 इक्वल टू 1। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 3। यानी हमको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की वैल्यू कितनी मालूम चल गई? 3। कितनी मालूम चल गई? 3। अब मैंने यहाँ पर इस वाले में इसकी वैल्यू पुट कर देता हूँ। तो मैंने कहा ठीक है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस एक्स वाई जेड की वैल्यू कितनी? -1। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? 3 इक्वल टू एक्स प्लस वाई जेड की वैल्यू कितनी है? 1 और ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? 3। अब ये माइनस अगर मैं पूरा कॉमन ले लूँ तो ये क्या बन जाएगा? माइनस अगर मैं कॉमन ले लेता हूँ तो एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स नहीं लिखा जा सकता इसकी, और इसकी वैल्यू कितनी है भाई? -1 और माइनस माइनस कितना हो जाएगा? +1। तो क्या एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब और 3 1 4 4 का नाम 4 और ये उधर जाएगा तो कितना आ जाएगा? 3, यानी 1 आंसर नहीं आ जाएगा? बोलिए, कोई डाउट हो तो? 1 आ जाएगा। ठीक, अब देखिए ये इतना सॉल्विंग करना पड़ेगा। अगर आप फॉर्मूले का सहारा ले रहे हैं, अगर आप बेसिक तरीके से कर रहे हैं तो आपको इतने स्टेप करने पड़ेंगे, और उसमें भी अगर आप कहीं भूल गए या कुछ मिस्टेक कर दिए तो फिर आपका क्वेश्चन, आपका आंसर नहीं आएगा, रॉन्ग हो गया। और इतना टाइम तो रहता नहीं वहाँ पे कि भाई हम इस बात पे काम कर रहे हैं। तो मैंने एक चीज़ कहा कि चीज़ें जब आपको कुछ गिवन हो, उसमें कुछ ऐसे नंबर्स हों, अगर हम ऑब्ज़र्व करके उन नंबरों को ला सकें तो क्या करें कि हम वहाँ पर पहले ऑब्ज़र्व का काम कर लें। ये जब आप घर पे प्रैक्टिस करेंगे ऑब्ज़र्व पे, क्वेश्चनों को देख के ऑब्ज़र्व, तो आपको बस 1 सेकंड लगना है कि ये ऑब्ज़र्व से हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, ये आप क्वेश्चन देख के तुरंत जान जाएंगे। बहुत से बच्चे सोच रहे हैं कि सर हमें कैसे मालूम चले कि हम इसमें ऑब्ज़र्व करें, तो ये सिर्फ प्रैक्टिस से ही होगा। कोई भी टीचर आपको ये नहीं कि आया और कहा बस आपको ऑब्ज़र्व करना आ गया, नहीं। चीज़ें हम आपको दिखा सकते हैं, बाकी सब कुछ आपको खुद प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तभी चीज़ें होंगी। तो मैं जो रियलिटी होती है, जो सच्चाई होती, मैं अपने क्लास में भी बच्चों को वही चीज़ बोलता हूँ और यहाँ पर भी वही बोल रहा हूँ। मैं कभी भी बेवकूफ़ बनाने की कोशिश नहीं करता हूँ, क्योंकि भाई फ्यूचर का सवाल होता है। मैं किसी के फ्यूचर के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहता हूँ कि आज मैं क्या करूँ कि झूठ बोल के मीठी मीठी बातें करके आपको बैठा लूँ यहाँ पर, और जब कल को आपका एग्ज़ाम हो, आप अपना टाइम मुझे दिए इतना, उसके बाद फिर क्या हो कि आपको रिज़ल्ट ना मिले। तो ये बात नहीं, ठीक। आप खुश रहें, आपको रिज़ल्ट मिले, आपको दिखे, आप सेटिस्फाई हो, तभी चीज़ें सही। सच्चाई ज़रूर है कि आपको सच्चाई मालूम होनी चाहिए क्या हो, ठीक है। आजकल बहुत यही सबसे कम चीज़ चल रही है कि लोग रियलिटी नहीं बताते हैं कि भाई ये हकीकत क्या है, ठीक है। तो मैंने आपसे कहा कि अब ऑब्ज़र्व करने की, जो मैंने पहले ही कई सारे लेक्चरों में ऑब्ज़र्व करा दिया आपको क्वेश्चनों को फिर से। अब देखिए मैंने कहा कि x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1 लाना है। तो 1 कैसे ला सकता हूँ मैं? या तो एक वेरिएबल 0 हो जाए तो 2। अब अगर एक वेरिएबल 0 हो जाएगा तो मैं इसको +1 या -1 मान सकता हूँ। या बहुत से बच्चे ये करेगा कि z को मैं 0 कर सकता हूँ,
मैंने कहा एक वेरिएबल 0 कर दिया जाए, तो उसने कहा कि z को अगर मैं 0 कर दूं और y को मैं -1 कर दूं और x को 2 कर दूं तो ये तब भी तो 2 में 1 जाएगा, 1 आएगा। बात क्लियर। अब जिस बच्चे ने z को 0 किया तो देखिए यहाँ पर भी ये 0 हो जाएगा, यहाँ पर भी ये 0 हो जाएगा। अब x और y की बात करता हूँ मैं, ठीक है। देखिए समझिएगा, यहाँ पर तो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है लेकिन यहाँ पर भी सेटिस्फाई होनी चाहिए। अब ये 2 - 1 मल्टीप्लाई होके क्या -1 बात नहीं बन रही भाई, LHS और RHS इक्वल तो नहीं हो रहे हैं, ठीक। और दूसरी बात उसने आपको यहाँ पर भी कंडीशन दे रखा है मल्टीप्लाई में, तो यहाँ तो 0 हो जाएगा। तो यानी जो बच्चा ये ऑब्जर्व करेगा 2 - यहाँ तो कंडीशन सही है लेकिन यहाँ पर कंडीशन गड़बड़ हो जाएगी। हमको सब जगह सॉरी सेटिस्फाई होना चाहिए जितनी कंडीशन दे रखा। तो अब मैं क्या करता हूँ कि इसको कुछ और मानने की कोशिश करता हूँ। देखिए तो वो क्या हो जाएगा, अगर मैं x को 1 मान लूँ, y को भी 1 मान लूँ और z को -1 मान लेता हूँ, x को 1 मान लूँ, y को 1 मान लेता हूँ, z को -1 मान लेता हूँ, तो क्या ये प्लस माइनस कट जाएगा और एक 1 बचेगा? बचेगा। क्लियर। x y को अगर मैं आपस में मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 1, y z को आपस में मल्टीप्लाई करूंगा तो -1 और z x को अगर आपस में मल्टीप्लाई करूंगा तो ये -1, एक ये कट जाएगा, -1 आ जाएगा, कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, ठीक। फिर मैंने कहा ये 1 और -1 अगर करूंगा तो ये क्या -1 आ जाएगा, यानी तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। इसको कुछ नहीं, बहुत टाइम नहीं लगता, बस 1 सेकंड लगता है। अच्छा 1 1 1 -1 मैंने देख लिया तुरंत। अब उसके बाद उसने कहा कि x³ + y³ + z³, तो भाई 1 का क्यूब तो 1 ही होगा और y³ भी 1 ही होगा और z³ को अगर करूँगा तो मैं -1 हो जाएगा, ये फिर कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ये ऑब्जर्व करने से होगा। तो देख रहे हैं कितना आपका टाइम बच जाएगा। फॉर्मूले जो इतना आप लगा रहे हैं, 2 बार फॉर्मूले यूज कर रहे हैं, वो भी नहीं लगेगा। मैंने देखा 1 1 -1, भाई ये बस 1 का क्यूब 1, 1 का क्यूब 1, -1 का क्यूब -1, 1 1 कट गया, 1 बचा। क्लियर हो गई बात। चलें आगे फिर, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। मैं सिर्फ इसलिए दोनों चीज़ें दिखा रहा हूँ कि अगर आप बेसिक से करेंगे और आप ऑब्जर्व से करके कर रहे हैं तो जो टाइम गैपिंग होगा, मैं सिर्फ टाइम गैपिंग पे बात कर रहा हूँ कि वो टाइम गैपिंग आपको दिखा रहा हूँ कि देखिए जो बच्चा फॉर्मूले का यूज कर रहा है, मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि वो गलत है, वो भी अपनी जगह पे सही है और सही आंसर भी निकाल रहा है। लेकिन बात कहाँ पे फंस रही है, टाइम की, कि कौन कितने कम टाइम में क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा है। बात समझ में आ रही? सबसे इम्पॉर्टेंट यही है। मैंने कहा आज के डेट में आप कितने कम टाइम में कितनी जल्दी आंसर को सॉल्व करके ले आ रहे हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट ये है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि x = √3 प्लस का √2 अपॉन √3 माइनस का √2, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x + 1 अपॉन x = क्या होगा। ठीक, आपको क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ x = √3 + √2 अपॉन √3 माइनस √2 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x + 1 अपॉन x। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई कि नहीं? बोलो भाई हाँ कि ना, कमेंट करके बता दिया करें भाई कि समझ में आ रहा है। ठीक है, तो मुझे भी मालूम चले कि हाँ आपको समझ में आ रहा, चीज़ें क्लियर हो रही। कमेंट करके बता दिया करिए कि क्लियर है। ठीक है, चीज़ें समझ में आ रही। आइए अब देखिए यहाँ पर रूट में दे रखा है। अब मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि मैथ ज़्यादातर आपसे कहता है कि अगर नीचे से रूट हट सकता है, अगर नीचे से रूट हट सकता है तो आप उसको हटा दीजिए, रूट को लेके मत चलिए। अगर बेस में रूट है और अगर वो रूट किसी तरीके से हट सकता है तो उसको हटा दीजिए। ठीक, अब मैं इसको चाहूँ तो आपको बहुत ही ईजी है, रूट देख के डरिए मत, ये सिर्फ देख के डायरेक्ट आंसर आएगा, देख के डायरेक्ट आंसर आएगा, बशर्ते चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए, बेसिक आपका क्लियर होना चाहिए। तो पहले बेसिक आपका ज़रूर क्लियर होना चाहिए, फिर डायरेक्ट पे बात करूँगा। तो चीज़ें मैं दिखाता हूँ। अब इसको जब सॉल्व करेंगे
तो क्या करेंगे, संयुग्मी से पहले गुणा करेंगे। तो √3 + √2, संयुग्मी का मतलब होता है कि जो बेस में होता है उसका साइन बदल के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना। क्लियर हो गई बात। संयुग्मी का मतलब ये होता है कि जो बेस में है उसका साइन बदल के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना। अब जब मैं इसको करूँगा सॉल्व, तो क्या ये √3 + √2 का होल स्क्वायर बन जाएगा। और ये क्या बनेगा भाई, a - b a + b, a - b a + b क्या होता है, a² - b² होता है। बहुत सही, जिन बच्चों ने सारे लेक्चर देखे उनको क्लियर होगा। अब a + b का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, a + b + 2√3 × √2/3 - 2। तो ये क्या हो जाएगा, 5 + 2√6 और नीचे 1 बचेगा। तो यानी x की वैल्यू आ गई 5 + 2√6। अब मुझे क्या चाहिए, 1/x। पेशेंस रखिए, मैं आपको इतना लंबा सिर्फ बेसिक जानने के लिए करा रहा हूँ, उसके बाद तो एग्जाम में फिर बस डायरेक्ट देख के करना है, ठीक है। आइए, अब 1/x चाहिए, तो देखिए इसको, इसके बेस में 1 है, इसके बेस में, तो मैं क्या लिख सकता हूँ इसको, 1/5 + 2√6 = 1/x। और फिर से इसको संयुग्मी से अगर मैं गुणा करूँ तो ये क्या हो जाएगा, 5 - 2√6/5 + √6, 5 - 2√6। जैसा भी मैंने कहा था साइन बदल के मल्टीप्लाई करना। तो यहाँ से क्या मालूम चलेगा कि 1/x = 5 - 2√6/5² 25, और इसका कितना हो जाएगा, 2 दूना 4 और 24। तो यानी ये यहाँ से निकल के आया 5 - 2√6। तो यानी x आपको मालूम चला कि 5 + 2√6 है, और 1/x मालूम चला 5 - 2√6 है। अगर इनको मैं ऐड कर देता हूँ तो क्या ये कट के 10 नहीं आ जाएगा, x + 1/x = 10। बोलिए, यहाँ तक में किसी को डाउट, कोई प्रॉब्लम हो तो बताएं। क्लियर है, ठीक, उम्मीद करता हूँ क्लियर है। तो इतना टाइम हमें एग्ज़ाम में नहीं देना है कि हम इतने प्रोसेस से गुजर के तब आंसर निकालें, नहीं भाई। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि चीज़ों को कैसे एग्ज़ाम में करना है, ठीक है। चलिए एग्ज़ाम में करने के लिए देखते हैं, ये तो हो गए क्लियर। आइए, एग्ज़ाम में कैसे चीज़ों को सॉल्व करेंगे, हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम वहाँ पर इस तरह से काम करेंगे। अब जो समझाने जा रहा हूँ उसको ध्यान से समझिएगा, इम्पॉर्टेंट सबसे वही है। ये बेस आपको क्लियर हो गया, तो अब आगे जो मैं बताने जा रहा हूँ उसमें आपको कोई डाउट नहीं होगा। जिस स्टूडेंट को बेस ही नहीं क्लियर होगा उसके लिए बहुत प्रॉब्लम है भाई फिर तो। आइए देखें, जब भी आपको इस टाइप के क्वेश्चन दिया हो, जब भी आपको इस टाइप के क्वेश्चन दिया हो तब क्या करना है, मैंने सबसे पहला काम कहा कि आपको बेस से रूट हटाना है। तो मैं जैसे ही बेस से रूट हटाऊंगा तो मैंने ये बात तो जान ली थी कि ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और जब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर बनेगा। तो होल स्क्वायर बनेगा 3 2 5 और +2√6, और 3 में 2 चला जाएगा 1। बात क्लियर है। अब मुझे जब 1/x चाहिए तो अब देखिए क्या होगा, इसका स्क्वायर करिए कितना हो जाएगा 25, और इसका स्क्वायर करिए कितना हो जाएगा 24। 5 का स्क्वायर 25, 2√6 का स्क्वायर 24। अगर डिफरेंस 1 आ रहा, अगर डिफरेंस 1 आ रहा है तो जो लिखा है वही लिख दीजिए, बस साइन बदल दीजिए। अगर x = 5 + 2√6 है तो 1/x चाहिए, तो जो साइन हो उससे केवल चेंज करिए। अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस, अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ सिर्फ प्लस। अब देखिए कितना कम टाइम लगा, अगर आपको चीज़ें क्लियर हैं। आपने यहीं से देख लिया था, ये ऊपर जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा 3 2 5 और 2√6। अब 2√6 जो है वो मेरे काम का ही नहीं रहेगा, 5 दूनी 10 में डायरेक्ट बोल सकता हूँ। क्लियर हो गई बात। यहीं से मैंने कहा x + 1/x = 10, सॉल्व हो चुका। क्लियर हो गई बात, क्या हो गया, सॉल्व हो गया। ठीक है,
क्लियर है? ठीक, तो बढ़ें आगे। उम्मीद करता हूँ कि चीज़ें क्लियर होंगी। अब देख रहे हैं कि पहले कितना पूरा वाइट बोर्ड भर गया था, अब सिर्फ आपका डायरेक्ट हो जाएगा, आपको पेन भी नहीं उठाना। क्लियर? बस यही सब चीज़ें आपको भीड़ से अलग करेंगी, यही सब चीज़ें जो है आपको भीड़ से अलग करेंगी, वरना तो फिर भीड़ में आप भी खोए रहेंगे। और जिसको भीड़ से अलग होना है वो तो भाई अलग हो ही जाएगा, उसको कोई रोकने वाला नहीं है, क्योंकि वो मेहनत कर रहा है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी से रिलेटेड है और मैं चाहूँगा कि आप उसको डायरेक्ट करें, ना कि बेसिक तरीके से एक एक स्टेप पे काम करें। ठीक है? तो कोशिश करिए, क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा फर्स्ट टाइम में हमसे नहीं होगा या हमसे गलत होगा, सेकंड टाइम में सही होगा। ऐसा तो है नहीं कि होगा ही नहीं। जब आप पहले से ही अपने माइंड में ये सोच लेते हैं, ये थॉट्स लाते हैं कि ये तो मुझसे होगा नहीं, जब आप पहले ही हार मान चुके हैं माइंडली तरीके से, तो फिर नहीं होना, चाहे आप लाख कोशिश कर लीजिए। तो पहले ये सोचिए कि होगा भाई, एक बार में नहीं, दो बार में नहीं, तीन बार में, होगा कैसे नहीं। क्लियर? जिसने एडवांस मैथ पढ़ रखी है उसका भाई जल्दी हो रहा है, मैंने नहीं पढ़ रखी तो यानी मुझे ज़्यादा मेहनत करनी पड़े। ठीक, आइए अब मैंने कहा कि x इक्वल टू आपको क्या दे रखा है, 3 + 2√2 दे रखा है। x इक्वल टू 3 + 2√2 दे रखा है और पूछ रहा है कि x² + 1/x² की वैल्यू फाइंड आउट करें। यानी क्वेश्चन कह रहा है कि x इक्वल टू, इफ x इक्वल टू 3 + 2√2 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x² + 1/x²। अब देखो दोस्तों, x² + 1/x² चाहिए तो सबसे पहले मुझे x + 1/x की वैल्यू नहीं चाहिए होगी। मेरे माइंड में ये चीज़ आ जानी चाहिए कि x² + 1/x² किससे बन सकता है, या तो उसके लिए मुझे x + 1/x चाहिए या x - 1/x चाहिए। दो ही चीज़ तो चाहिए, तभी तो x² + 1/x²। तो मैं यहाँ पर भाई x + 1/x निकाल लेता हूँ। जिस स्टूडेंट का मन हो x - 1/x निकाल ले, कोई टेंशन की बात नहीं। अब मैंने कहा कि मुझे 1/x चाहिए, तो मैं पहले इसको स्क्वायर करके देखता हूँ कि क्या 3 का स्क्वायर 9 बन रहा है, बन रहा है। 2 दूनी 4 दूनी 8 बन रहा है। डिफरेंस 1 का आ रहा है। तो क्या मैं 3 2√2 प्लस साइन है तो माइनस नहीं कर सकता, और ये कट करके x + 1/x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6। कोई डाउट? अब इसको करने के लिए आपको कौन सा पेन चलाना है भाई, इसको करने के लिए कौन सा पेन चलाना है। आपने देखा 3 2√2 है, तो भाई 3 का दुगना कितना हो जाएगा, 6। 1x + 1/x 6, तो x² + 1/x² मैंने पढ़ा रखा है कि x + 1/x इक्वल टू अगर a है तो x² + 1/x² क्या हो जाएगा, a² - 2। तो 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 36, और 36 में अगर 2 चला गया तो कितना आ जाएगा, 34। आइए, तो यहाँ से आपको पता है कि x + 1/x अगर a है तो x² + 1/x² मैंने आपको क्या पढ़ाया था, a² - 2 पढ़ाया है। तो अब पूछ क्या रहा है ये, और a कितना है आपका, 6, तो क्या हो जाएगा 36 - 2, यानी आंसर कितना हो जाएगा, 34। यानी 36 - 2 तो इक्वल टू कितना, 34। क्लियर? तो देखिए क्या था, कुछ भी नहीं था, ना कोई टाइम लगना है, कुछ नहीं। मैंने देखा x इक्वल टू 3√2 है, x इक्वल टू 3 + 2√2 है। मैंने कहा 1/x मुझे मिल जाएगा। ठीक, मैंने कहा x + 1/x कितना हो गया, 6। 6 का स्क्वायर किया 36, 36 में 2 चला गया 34, डायरेक्ट ऑप्शन पे टिक किया। क्लियर बात? बढ़े आगे फिर, कोई डाउट तो नहीं यहाँ तक में? ठीक, होना भी नहीं चाहिए। बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ जिससे कि चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएं। आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो अब ये रूट के जो क्वेश्चन आपको मिलेंगे एग्जाम में, अब वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है? और ये सब अगर घर पे पढ़ेंगे, एक बार नहीं कई बार क्वेश्चनों को सॉल्व करिए, तब चीज़ें, जब तक आपके माइंड में सेट ना हो जाए
कि हाँ आपने क्वेश्चन देखा, अच्छा ठीक है, x इक्वल टू 3 + 2√2, अच्छा 1/x चाहिए तो ये तो माइनस हो जाएगा, x + 1/x 6 हो जाएगा, 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, 2 चला गया 34 हो जाएगा। ऐसे चीज़ें, ठीक। ये नहीं कि छोटी छोटी चीज़ों के लिए मैं पेन उठा रहा हूँ बार बार, पर छोटे बच्चे नहीं हैं आप, क्या आप स्टार्टिंग स्टेज पे हैं, अभी नर्सरी KG में पढ़ रहे हैं, फर्स्ट या सेकंड स्टैंडर्ड में हैं, तो आप अपना लेवल बनाइए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि a + b + c = 0, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a² bc + b² ca + c² ab = क्या होगा, ठीक है। a² bc + b² ca देख लीजिए + c² ab, ठीक, क्लियर। बहुत से स्टूडेंट को आंसर तुरंत मालूम चल गया होगा कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, मालूम चल गया होगा। जिन लोगों ने पढ़ रखा है सही तरीके से उन्हें तो भाई मालूम चल गया, और जिन्होंने पढ़ा ही नहीं उन्हें कहाँ से मालूम चलेगा। मैंने एक प्रॉपर्टी पढ़ाई थी आपको पिछले वीडियो में, जिन स्टूडेंट्स ने नहीं देखा है पिछले वीडियो, वो पिछले वीडियो में जाके देखें, चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। मैंने आपको एक प्रॉपर्टी पढ़ाई थी कि इफ़ a + b + c = 0 एंड a = b = c हो तो a³ + b³ + c³ - 3abc = 0, तो यानी a³ + b³ + c³ = 3abc। अब यहाँ पर सबसे पहले मैं इसका बेस इक्वल कर देता हूँ, तो अगर मैं बेस इक्वल करूँ तो क्या ये abc हो जाएगा, तो इसको क्या बन जाएगा, ये a³ + b³ + c³ बनेगा। और जब a + b + c 0 होता है तो a³ + b³ क्या 3abc नहीं होता है, और abc ये कट जाएगा, तो क्या आंसर मेरा 3 नहीं आ जाएगा। तो इसमें मुझे कौन सी मेहनत करनी थी या कौन सा मुझे पेन चलाना था। मैंने जैसे ही कंडीशन देखा मैंने कहा बेस इक्वल हो जाएगा, ऊपर क्यूब बन जाएगा, भाई आंसर 3 आ जाएगा। क्लियर हो गई बात। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। बहुत ही हार्ड क्वेश्चन करने की ज़रूरत नहीं होती दोस्तों, मैं कई बार आपको बोल चुका हूँ, फिर से बोल रहा हूँ, पहले बेसिक एवरेज टाइप के जितने क्वेश्चन होते हैं आप उन्हें करिए। हार्ड क्वेश्चन 1 या 2 ही मिलेगा आपको एग्जाम में, सब एकदम हार्ड क्वेश्चन नहीं होगा। 1-2 क्वेश्चन के लिए आप भागम भाग मचाए रहते हैं, परेशान रहते हैं, और जो आपको नंबर दिलाने वाले होते हैं वो आप करना नहीं चाहते। SSC CGL मेंस में मैथ में 160-70 नंबर आप बहुत ही आराम से ला सकते हैं अगर आप सही तरीके से पढ़ें। लेकिन अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो नहीं ला पाएंगे। 160-70 नंबर लाना बहुत टफ नहीं है, बहुत आराम से आ जाते हैं। इसके ऊपर फिर नंबर बढ़ाने में आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। क्लियर हुई बात। आइए क्वेश्चन कह रहा है कि x - 3 का होल स्क्वायर प्लस y - 5 का होल स्क्वायर प्लस z - 4 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x² 9 प्लस y² 25 प्लस z² 16 क्या होगा। बहुत से स्टूडेंट को क्वेश्चन देख के आंसर दिख गया होगा कि इसका आंसर क्या होगा, और वो डायरेक्ट ऑप्शन पे टिक कर गया होगा। क्लियर। आइए अब देखिए, जब आपको द्विघात समीकरण यानी पावर 2 जिसमें चढ़ी हो और इक्वल टू 0 हो, तो यानी x² + 9, तो इधर x² भी है और x 2 वेरिएबल, ठीक, लेकिन इधर सब 0 है, तो यानी x² यानी x का जो भी कोफिशिएंट है इधर वो क्या है, 0 है। तो जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन मिले तो आप कुछ मत करिए, जो ब्रैकेट में लिखा है x - 3 = 0, y इधर लिख देता हूँ, y - 5 = 0 और z - 4 = 0, तुरंत माइंड में करिए। तो यहाँ से x = 3 मिल जाएगा, y = 5 और z = 4। अब जब आपको मालूम चल गया तुरंत, तो x² कितना हो जाएगा, 9/9, 25/25
और 16/16 जो कि 1 + 1 + 1 = 3 हो जाएगा। इसीलिए मैंने कहा था जिन बच्चों को चीज़ें क्लियर है वो डायरेक्ट ऑप्शन पर पहुंच गया होगा, क्वेश्चन को देख के उसका आंसर आ गया, उसने तुरंत देख लिया होगा कि सर ये क्या है, स्क्वायर यानी 3/3 हो जाएगा, 5/5, 4/4 कट के सर 3 आ जाएगा आंसर। लेकिन जिसे समझ में नहीं आया, जिसे इस बात की समझ नहीं है, जिसे इस बात की समझ नहीं होगी, वो क्या करेगा, परेशान हो जाएगा। वो सोचेगा भाई मैं क्या करूं इसमें, वो सीधा होल स्क्वायर ओपन करना शुरू कर देगा कि x² + 9 - 6x और इस तरह से ओपन कर देगा। फिर कहेगा कि मैं x को एक साथ कर लेता, x² को एक साथ कर लूँ, x को एक साथ, बाकी को, और फिर आगे जाकर वो फंस जाएगा। क्यों? क्योंकि उसे रास्ता ही नहीं मालूम है। ठीक है, तो चीज़ें जो हैं आपको सही डायरेक्शन में जब मालूम होंगी कि मुझे करना क्या है, तो टाइम बिल्कुल भी नहीं लगेगा, बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा। क्लियर हो गई बात? चलें आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? उम्मीद करता हूं कि आपको चीज़ें क्लियर हो रही होंगी, कोई डाउट नहीं हो रहा होगा, और अगर जिसको थोड़ा चीज़ें कम क्लियर हो रही हो तो वो वीडियो को कई बार देखें, चीज़ों को नोट करें, वीडियो को बार बार देखें, जिससे कि फिर चीज़ें आपस में एक दूसरे से कोरिलेट होने लगेंगी और फिर आपको क्या होगा, कोई भी डाउट नहीं रहेगा, सब चीज़ आपको क्लियर हो जाएगी। क्लियर हो गई बात? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 2x + 2/x = अगर 3 है तो आपसे कह रहा है कि x³ + 1/x³ की वैल्यू फाइंड आउट करें। ठीक है, इफ़ at 2x + 2/x = 3 then find the value of x³ + 1/x³। अब देखिए बहुत से बच्चों का आंसर आ गया होगा, क्यों? क्योंकि मैंने इस टाइप को देखिए 2। अब देखिए इसको करने के लिए आपको सबसे पहले x + 1/x की वैल्यू पता होनी चाहिए, फाइंड आउट करनी पड़ेगी। और जब ये मालूम हो जाएगा तो इसका फॉर्मूला आपको मैंने पढ़ाया था a³ - 3a, इसमें 2 और ऐड कर लीजिए, प्लस का 2, ये फाइंड आउट करना, x³ + 1/x³ + 2 फाइंड आउट करना है। क्लियर हो गई बात? तो अब सबसे पहला मेरा काम है कि मैं x + 1/x की बात करूं, तो यहाँ से अगर मैं 2 कॉमन ले लेता हूँ तो x + 1/x = क्या 3 हो जाएगा? तो x + 1/x = 3/2। बोलिए कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं। अब जब कोई दिक्कत नहीं है तो मैं अब इस पर काम करना शुरू कर देता हूँ। यही तो मेरा a है, तो क्या हो जाएगा, 3 का क्यूब 27, 2 का 8 -3 × 3/2 प्लस का 2, तो यहाँ से हो जाएगा 27/8 माइनस 3 तरह का कितना हो जाएगा, 3 × 3 9 और 4 × 4 2 × 2 4। ठीक है, 9 में 4 गया कितना हो जाएगा, 5/2। अब आ जाइए यहाँ से क्या हो जाएगा, 27/8 बेस इक्वल कर दीजिए, तो 4 और 5 कितना हो जाएगा 20, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 7/8। क्लियर हो गई बात? तो आंसर कितना आ जाएगा 7/8। क्लियर है भाई कि नहीं? अरे बोलो हाँ कि ना, देख लें एक बार। उम्मीद करता हूँ कि किसी को कोई डाउट नहीं होगी, चीज़ें क्लियर हो रखी होंगी, जितना मैं पढ़ा रहा हूँ आपको सब समझ में आ रहा होगा। क्लियर है? ठीक है, कमेंट करके ज़रूर बताया करें कि आपको चीज़ें क्लियर हो रही कि नहीं, या कोई डाउट आ रहा है, चीज़ें बताया करें। ठीक है, और अगर वीडियो, मैं फिर से कह रहा हूँ, अगर वीडियो आपको अच्छी लगती हैं तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है, लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें। अगर आपको लगता है कि सर के पढ़ाने से कुछ नॉलेज मिल रही है तो वीडियो ज़रूर शेयर करें अपने फ्रेंडों के साथ, और वीडियो को सब्सक्राइब कराने के लिए बोलिए कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब करेंगे उतना ज़्यादा लोगों तक वीडियो पहुंचेगी और उतना ज़्यादा लोगों को नॉलेज भी मिलेगी। ठीक है, तो ठीक है, फिर मिलते हैं फिर आगे
नेक्स्ट लेक्चर में अलजेब्रा के, जो कि आगे कौन सा होगा, 6ठा लेक्चर होगा। ठीक है, बहुत सही, परेशान ना होइए। सब कुछ मैंने आपसे कहा था कि जब मैं आपको यूट्यूब पर पढ़ा रहा हूँ तो मैं आपको अर्थमेटिक और एडवांस में सारा कंटेंट दे के जाऊँगा। ठीक है, इससे आपको एक ये आइडिया मिल रहा है कि सर क्लास में किस तरह से पढ़ाते हैं। ठीक, जो मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ इससे आपको ये आइडिया मिलेगा कि सर क्लास में किस तरह से अपने पढ़ाते हैं। और क्लास में तो आपको बहुत सारा, अब ऑनलाइन उतनी चीज़ें आपको प्रोवाइड नहीं हो पाएंगी। ऑफलाइन क्लास जब होती है तो उसमें आपको स्टडी मटेरियल बहुत सारा मिलता है, जिसमें हार्ड पेपर जो होते हैं, आपको बुकलेट वगैरह काफ़ी प्रोवाइड की जाती हैं, आपके प्रॉपर टेस्ट वगैरह होते हैं, सब कुछ होता है। ठीक है, लेकिन फिर भी आप उसकी टेंशन ना लीजिए। जब तक चीज़ें सही नहीं हो रही हैं तब तक हम लोग ऐसे ही एक दूसरे से क्या है, कनेक्ट रहें तो ज़्यादा अच्छा ही रहेगा। ठीक है, चलते हैं फिर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, ओके दोस्तों, थैंक यू।